हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। और आज की इस पर्टिकुलर क्लास में जैसा कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सुबह 7:45 में, आप सभी को पता है, तो आज डिस्कस करने वाले हैं जेपीएससी जेट कॉमर्स की क्लासेस को। सबसे इंपॉर्टेंट, जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट दोनों का सिलेबस एक ही है, लेकिन झारखंड के लिए ये न्यू है बिकॉज ऑफ 19 सालों से कोई भी जेट का एग्जाम कंडक्ट नहीं है। सो बहरहाल, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है तो वो इसी के माध्यम से आपका साकार होने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशंस को। और एग्जाम्स की डेट आप सबको पता है कि ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है भैया, 29 मार्च को आपका एग्जाम होना है। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, क्योंकि जितना अच्छे से पढ़ाई करोगे उतना सिलेक्शन के चांस आपके बढ़ने वाले हैं। और इससे पहले जो हम लोगों ने 26 क्लास किया था उसमें भी हम लोगों ने एचआरएम डिस्कस किया था। आज भी हम लोग एचआरएम डिस्कस करेंगे बिकॉज ऑफ ये टॉपिक थोड़ा सा वाइड है, ज्यादा अच्छे से पढ़ने की नीड है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने टेलीग्राम ग्रुप या लक्ष्य अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया, कर लेना। अच्छा, पेपर वन की बुक्स जो थी वो लिमिटेड थी, मैंने आप लोगों को आज की मॉर्निंग वाली क्लास में बता ही दिया है। तो उम्मीद है कि मेरे ख्याल से ये जिस तरह की बोलने के बाद जितना ऑर्डर बच्चों लोगों ने किया ना, फिर पूछो मत। तो भाई ये उम्मीद है कि मेरे ख्याल से शायद ये आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाएगी। मेरे ख्याल से शाम तक, आज शाम तक ना ये आउट ऑफ स्टॉक भी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो जिनको भी चाहिएगा मार लेना, क्योंकि सेकेंड लॉट जैसे ही आएगा उसमें टाइम लग सकता है। और सबसे अच्छी बात जेपीएससी जेट वाले बच्चों के लिए, जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनके लिए, कि रैपिड फायर स्पेशल बैच आप लोगों का ऑलरेडी गोइंग ऑन हो चुका है। नहीं ज्वाइन किया तो फटाफट जाओ जाकर के इनरोल कर लो, क्योंकि इस बैच की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि अगर आप डेली यहां से लेकर के 4 to 5 आवर स्टडी करते हो ना, तो आपके एग्जाम्स के लिए वो मोर देन इनफ होने वाला है। ठीक है, सो डोंट बी मिस आउट। नहीं किया तो फटाफट जाओ जाकर के ज्वाइन करो। चलिए शुरू करते हैं सेशंस को बिना किंतु परंतु किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल सा आप लोगों के सामने। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्या है क्वेश्चन में? डैश आर ऑल्सो कॉल्ड पेमेंट बाय रिजल्ट। डैश को परिणाम के आधार पर भुगतान भी कहा जाता है। किसको भुगतान कहा जाता है? इनमें से किसको भुगतान कहा जाएगा? अलावेंस को, क्लेम्स को, इंसेंटिव्स को, या जो हमने फेड बेनिफिट दिए हैं उनको? किसको आ, कहा जाएगा कि भाई अलावेंस है आपके लिए, मतलब पेमेंट है? देखो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, अलावेंस, क्लेम, ये सब चीजें ऐसी हैं जो सैलरीज में इंक्लूडेड होती हैं। बट एक जो अलग चीज है वो है इंसेंटिव। इंसेंटिव इज द पार्ट ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट्स, जो कि पैसे में आता है, जो कि पैसे में आएगा और इंसेंटिव्स के तौर पर मिलता है। जैसा ही हम रिजल्ट इन द सेंस ऑफ, जैसे हम अपना कुछ टारगेट पूरा करते हैं, कुछ चीजें लेकर के आते हैं कि हाँ आपने इतना सेल किया, आपने इतना नंबर ऑफ क्लाइंट देखा, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलता है, तब हम इसको इंसेंटिव के तौर पर लेते हैं, और ये एक रिजल्ट ओरिएंटेड पेमेंट होता है हमारे लिए। राइट, अगले क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेटेजी ऑफ जॉब डिजाइन दैट इंक्रीज डेप्थ इन द जॉब एंड इन्वॉल्व क्वालिटेटिव चेंजेस इन अ जॉब प्रोफाइल? क्या है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से वो कौन सा जॉब डिजाइन है जो कि एक रणनीति के तहत में आता है, जो कि आपकी जॉब की गहराई को बढ़ाता है और जॉब के प्रोफाइल की जो गुणवत्ता है उसमें भी बदलाव लाता है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, जॉब रोटेशन, जॉब इनरिचमेंट, जॉब इनलार्जमेंट और जॉब सॉरी इंगेजमेंट और इनलार्जमेंट। ठीक है, तो ये चारों चीजें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, रोटेशन, इनरिचमेंट, इंगेजमेंट और लार्जमेंट। तो ये जल्दी से बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि आपकी जो डेप्थ है वो इंक्रीज होने वाली है। जब डेप्थ इंक्रीज होती है तब हम कहाँ जाते हैं? जॉब इनरिचमेंट में जाते हैं। चल, ये सारी चीजें समझते हैं एक बार। चारों के लिए मैंने ना अलग से चार्ट आपके लिए लिया है, चार्ट याद कर लो, थोड़े काम का है बॉस। ठीक है ना, इन चार्ट को समझते हैं बड़े अच्छे से। देखो जॉब रोटेशन का तो मतलब समझ में आ रहा है, जहां पर हम अपना काम इधर उधर कर रहे हैं, मतलब जहां पर हम अपना शिफ्टिंग कर रहे हैं, जॉब शिफ्ट हो रहा है। ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का मतलब हो गया कि आप सेम पोजीशन पर दूसरे जगह पर जा रहे हैं। जैसे कि अभी आप टाइपिंग का काम कर रहे हैं, तो अभी आप हिंदी टाइपिंग का काम कर रहे हैं, कल को आप इंग्लिश टाइपिंग का काम कर रहे हैं, तो लेवल सेम ही है, बस टाइपिंग का जगह बदल रहा है। अब आप अकाउंटिंग का टाइपिंग का काम कर रहे हैं, तो कुछ इस टाइप का, तो मतलब आपने हॉरिजॉन्टल बदलाव किया है।
इसमें स्किल्स में आप फोकस करते हैं, स्किल्स में अलग अलग वैरायटीज आती है। इसमें आपका किसी तरह कोई भी लेवल ऑफ ऑथोरिटी का इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलता है। हाँ, मल्टी स्किल्स यहाँ पर होता है, क्योंकि अगर आप हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं, इंग्लिश टाइपिंग करने लगे, फिर अकाउंटिंग टाइपिंग करने लगे, तो कहीं ना कहीं मल्टी स्किल्स हमें देखने को यहाँ पर मिल सकता है, मल्टी लर्निंग मिलेगा। जो इम्प्लॉय मोटिवेशन है वो मॉडरेट रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड नहीं, क्योंकि सेम नेचर का काम या सेम लेवल पे ही वो बंदा खड़ा है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहता है जैसे पहले वाले में था। पहले हिंदी टाइप कर रहा था, अब इंग्लिश टाइप कर रहा है, ठीक ना। इसमें क्लर्क रोटेशन आप बोल सकते हैं, उससे रिलेटेड चीजें हैं जैसे कि बिलिंग करना, टाइपिंग करना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। इनरिचमेंट, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है इनरिचमेंट, उसको समझते हैं क्या है। एडिंग अ हायर लेवल ऑफ ड्यूटीज। अब डेप्थ बढ़ाने का मतलब क्या था? आपका लेवल का डेप्थ बढ़ाने का मतलब ये था, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग बैंक गए हैं, सॉरी, आप लोग बैंक गए हैं, तो बैंक में एक खासियत होती है, आपने ध्यान दिया होगा, एक कहीं कहीं काउंटर पे लिखा होता है कि हम 50,000 तक का है डिपॉजिट लेंगे या 50,000 तक का पेमेंट करेंगे, अलग अलग कैश काउंटर में। अगर वो बंदा 50,000 तक का कर रहा है, कल को उसके काम बहुत अच्छा किया, तो हमने क्या किया, जो बैंक मैनेजर था उसने 50,000 में से 1 लाख का कर दिया। मतलब क्या हुआ कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसकी बढ़ा दी गई है। जो ड्यूटीज है 50,000 तक की थी, अब वो 1 लाख तक की कर दी गई है, तो वो बढ़ गई है। इसमें वर्टिकल एक्सपांसन होता है, बिकॉज ऑफ आपकी डेप्थ बढ़ रही है, आपका काम का जो ड्यूरेशन है ना वो बढ़ाया जा रहा है। ये मोटिवेशन भी दिखलाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काम करता है, दोनों काम करता है। इसमें ऑथोरिटी आपकी इंक्रीज होती है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स बनता है। ये काफी ज्यादा इंप्लॉयज को मोटिवेट करता है, बिकॉज ऑफ भाई पहले 50 लाख 50,000 का हैंडल करता है, अब 1 लाख का हैंडल करेंगे, तो अपने आप में व्हील आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। वर्कर को प्लान बनाना, वर्कर कंट्रोल करना, ये सब चीजें इसमें इंक्रीज की जा सकती है, ठीक ना। जॉब इंगेजमेंट की बात करते हैं। इंगेजमेंट मतलब हो गया साथ साथ जहां पर हम इमोशनल और कॉग्निटिव इन्वॉल्वमेंट रखते हैं उनके साथ में, मतलब इंप्लॉयज के साथ में कनेक्शन बनाना, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल चीजों को कनेक्ट करता है, ये कमिटमेंट और इनहांसमेंट्स की बात करता है। फॉर्मल ऑथोरिटीज नहीं लेकर के चलता है, मतलब भाई भाईचारा वाला हिसाब यहाँ पर लेके आते हैं हम लोग, ठीक ना। मतलब कमिटी और इंथुजियाज्म जो हम लोग फोकस करते हैं वो चीजें आ गई, फॉर्मल ऑथोरिटीज आ गई, बिहेवियर को ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर मोटिवेशन हाई होता है, बिकॉज ऑफ सीनियर सीनियर नहीं लगता है, जूनियर जूनियर नहीं लगता है, सिंपल सी भाषा में, ठीक है ना। ये एक तरह का कहीं ना कहीं सेल्फ डेरिवेन है, मतलब आप खुद से आपको इनर फीलिंग अच्छी लगने लगती है, इंप्लॉय को इमोशनली कनेक्टेड होना, ठीक है ना, कि भाई आप अरे यार अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छे, ये चीजें। इनलार्जमेंट क्या है? एडिंग अ मोर अ सिमिलर टास्क। हमने आपको सिमिलर टास्क आपके में बढ़ा दिया है, मतलब जो काम पहले कर रहे थे उसी काम में थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। जैसे कि मान लो भाई, अभी मैंने बैंक का ही एग्जांपल लिया। बैंक में आप अभी अमाउंट रिसीव कर रहे थे, अब आप पेमेंट करोगे ही, तो दोनों चीजें हो गई। ये हॉरिजॉन्टल एक्सपांसन हो गया, पेमेंट रिसीव और रिसीव करना पेमेंट करना दोनों हो गया। टास्क में वैरायटीज आती है, कोई तरह का इंक्रीमेंट होता है ऑथोरिटीज में नहीं, ऑथोरिटीज वही रह जाते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है। लिमिटेड स्किल ग्रोथ होता है, क्योंकि थोड़ी बहुत स्किल्स बढ़ेगी यहाँ पर, क्योंकि आपको एडिशनल चीजें मिल गई हैं करने के लिए। मॉडरेट एम्प्लॉइज मोटिवेटेड होंगे, ठीक ना। सेम बिहेवियर पहले जैसा रहेगा, कोई बदलाव देखने को नहीं मिलने वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा। हाँ, इसमें सिमिलर टास्क को एड ऑन कर देना, जो मिलता जुलता काम होगा, सो तो ये चारों चीजें याद कर लो, बड़े काम का है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एडिशनल ऑफ अ न्यू टास्क इनटू द जॉब बर्डन, द कॉन्सेप्ट ऑफ द जॉब इज क्लासिफाइड एज। अभी जस्ट मैंने बताया है, जल्दी से बताओ। अभी जस्ट मैंने बताया है, जहां पर क्या बोला जा रहा है, नौकरी में नए काम जोड़ने से नौकरी में जो कॉन्सेप्ट होता है वो बड़ा हो जाता है, मतलब जो आपका जो बोदरेशन है, जो आपका बर्डन है, उसको बढ़ा दिया गया है। आपको न्यू टास्क दिया गया है और न्यू बर्डन आपने जोड़ा गया है। अब न्यू बर्डन आप में बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? जॉब इनरिचमेंट, इनलार्जमेंट, क्या बढ़ेगा? न्यू टास्क है, क्योंकि टास्क न्यू है, तो क्या आएगा? इनलार्जमेंट। अगर सेम काम का डेप्थ बढ़ा दे, चीज ध्यान से समझो, यहां पर यहां पर क्या होता है ना, सेम वर्क होता है, और यहां पर न्यू वर्क एड ऑन होता है। दोनों में बस डिफरेंस यही है, ठीक है। दोनों में थोड़ी चीजें बढ़ रही है, मतलब इनरिचमेंट में क्या किया कि 50,000 तक का मान लो बैंक में गए, जो डिपॉजिट करता था वो 50,000 का डिपॉजिट लिया, अब 1 लाख का डिपॉजिट ले रहा है, बट डिपॉजिट के साथ साथ पेमेंट भी उसमें एड ऑन हो गया, तो वो इनलार्जमेंट हो गया, ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंसेस ध्यान रखेंगे इस बात को, राइट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब इवैल्यूएशन? इनमें से जॉब इवैल्यूएशन का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? चलो बताओ। जॉब इवैल्यूएशन का मतलब जॉब का मूल्यांकन करना। इवैल्यूएट करने का मतलब क्या हुआ? मूल्यांकन कर रहे हो आप। मूल्यांकन क्यों करते हैं? ताकि हमें पता चल सके कि भैया अच्छा है कि खराब है। मूल्यांकन हम इसीलिए करते हैं ना, ताकि हमें पता चल सके, ताकि भैया वो अच्छा कर रहा है खराब कर रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर मूल्यांकन क्यों किया जा रहा है, वो भी जॉब का। अब यहाँ पर आप जॉब का कर रहे हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर काम का आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि उस काम में कितनी प्रॉब्लम्स है, कैसे होगा, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, नहीं है, ये सारी चीजें। मतलब टू मेक द सिस्टम कॉम्प्लेक्स एंड कैन नॉट बी इजिली अंडरस्टूड बाय नॉन द सुपरवाइजरी स्टाफ, यानी कि सिस्टम को जटिल बनाना, और जिससे आप बोल सकते हैं नॉन सुपरवाइजरी स्टाफ को आसानी से समझ में ना आ सके, वो पार्ट। नॉट द ऑब्जेक्टिव पूछा है ना? हाँ बिल्कुल, नॉट द ऑब्जेक्टिव है। अभी तो मैं भी सोचूंगा डी भाई मैं बता क्यों ना हो। ठीक है ना? अब यहाँ पर बाकी चीजें भी देखते हैं क्या है। टू नो द वर्थ, हमें ये जान सके कि हाँ हर काम में कितना वर्थ होने वाला है वो। डिटरमाइन द फेयर, और कितनी आपको सैलरी मिलनी चाहिए, कितना आपको पेमेंट मिलेगा, कितना वेजेस मिलने वाला है, वो क्लियर हो सके। इंश्योर करना कि भाई जो आपका एटमॉस्फेयर होगा वो सेटिस्फैक्शन लेवल तक होना चाहिए, हर एम्प्लॉइज का, हर कर्मचारी को अपनी अपने काम के प्रति संतुष्टि हो। तो ये सब चीज तो करेंगे ही करेंगे। बट ये चीज है ना कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दे, काम इजी ना हो, नहीं भाई काम इजी करना होता है ना, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना अच्छा बात नहीं होता है। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन करने का मुख्य पर्पस क्या होता है? तो जल्दी से बताओ। जॉब इवैल्यूएशन करने का मुख्य पर्पस क्या होता है? क्यों करते हैं? ताकि हम चीजों को बेटर कर सके, ताकि हम चीजों को बेटर अच्छा बना सके, बढ़िया से बढ़िया कर सके, राइट? ठीक है, चलो नेक्स्ट। फंक्शन ऑफ द लोअर मैनेजमेंट। ए बी सी डी ई, पांच ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताइए कि लोअर मैनेजमेंट का क्या फंक्शन है। ठीक है, लोअर मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल, लोअर। लोअर मैनेजमेंट वो होता है जो बेसिकली सारे काम करता है, सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, जो सारे काम को करता है वो लोअर मैनेजमेंट, राइट? तो जल्दी से बताओ। चलो जल्दी जल्दी बताओ। टॉप मैनेजमेंट की पॉलिसी और निर्देशों के अनुसार प्लान को लागू करना, यानी कि एग्जीक्यूट करना। किस चीज को एग्जीक्यूट करना? प्लान को, जैसा कि पॉलिसीज और डायरेक्टिंग बनाया गया है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। क्या ये लोअर मैनेजमेंट करता है? नहीं, ये मिडिल मैनेजमेंट का काम है। ये मिडिल मैनेजमेंट का काम है। टॉप मैनेजमेंट प्लान बनाता है, मिडिल मैनेजमेंट उस प्लान को लोअर के माध्यम से पूरा करता है। तो लोअर के माध्यम से पूरा होता है, लेकिन लोअर काम करता है मिडिल के लिए। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये मिडिल का काम है, ये मिडिल मैनेजमेंट का काम है, लोअर का काम कतई नहीं है। ठीक है, याद रखना ये बात। फिर क्या है? मेंटेनिंग अ डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स, वर्कर्स के बीच में डिसिप्लिन लाना, यानी कि कर्मचारियों के बीच में अनुशासन को बनाए रखना। बिल्कुल, ये तो रहेगा ही रहेगा। अदरवाइज सारे कर्मचारी तो भैया इधर भीतर अपनी अपनी मर्जी करने लगेंगे, तो वो तो जरूरी है हमारा। सेलेक्टिंग करना किस चीज को? सुटेबल ऑपरेटिव एंड सुपरवाइजरी पर्सन को, यानी कि सही ऑपरेटिव और सुपरवाइजरी कर्मचारी को चुनना। यानी कि बोल रहा है मिडिल मैनेजमेंट को चुनने की बात हो रही है, तो इसको कौन चुनाव करेगा? टॉप वाला चुनाव करेगा ना। इसका चुनाव कौन करेगा? टॉप मैनेजमेंट करेगा। तो चुनाव टॉप मैनेजमेंट करने वाला है, ये तो करेगा नहीं। लोअर तो करेगा नहीं, लोअर तो मिडिल के अंदर काम करता है, उसको हटा दो। प्रोवाइड करना ट्रेनिंग टू द वर्कर, वर्कर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, हाँ ये लोअर का काम है, क्योंकि लोअर के अंदर में जो लोअर के जो इंचार्ज होते हैं, जो लोअर इंचार्ज होते हैं, वो अपने एम्प्लॉइज को क्या करते हैं, वर्कर्स को प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग वगैरह, ये इनका काम है। हाँ बिल्कुल, ये इसमें आ जाएगा। मेंटेन करना गुड ह्यूमन रिलेशनशिप। हाँ, ह्यूमन रिलेशनशिप तो खैर हर एक में आता है, ये टॉप के में भी आता है, मिडिल में भी आता है, लोअर में भी आता है, ये सब में आता है। तो बी डी ई है क्या किसी में? हाँ, सी नंबर, राइट? क्लियर है यहाँ पर? आगे बढ़ते हैं। चलो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसन और रीजंस वाले क्वेश्चंस, मैं हमेशा बोलता हूँ भैया इसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम में ये आ सकता है क्वेश्चन सबके लिए। परफॉर्मेंस अप्राइजल इज अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट,
यानी कि परफॉर्मेंस अप्राइजल जो मिलता है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा होता है। इट इज ट्रू, बिल्कुल सही है। परफॉर्मेंस अप्राइजल यानी कि जब चीजें आपको बढ़ा करके मिली, या तो सैलरी मिले या तो पदवी मिले, दोनों चीजें ये आपके परफॉर्मेंस के आधार पर होता है। एकदम सही बात है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ, यहाँ पर बात हो रहा है, जो परफॉर्मेंस मैनेजर है वो ब्रॉडर है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में काम करता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली, बिल्कुल सही बात है। अगर आप ना ध्यान से देखो, अगर आपको जनवरी में, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो जनवरी में आपको सेल का टारगेट मिला है 50,000 का, आपने ये पूरा कर लिया, तीसरे महीने ये पूरा कर लिया, आपको क्या लगता है फरवरी में कितना टारगेट मिलेगा? फरवरी में अब की बार आपको 55,000 टारगेट मिलेगा या उससे ज्यादा मिलेगा। अगर आपने ये भी पूरा कर लिया, देन फिर क्या होगा? फरवरी के बाद मार्च आ जाएगा, मार्च में आपको सीधे टारगेट मिल जाएगा, भैया इस 60,000 पूरा करके लाओ। ठीक है। अगर अब ध्यान से देखो, पहले कहाँ मिला था 50, अब कहाँ मिल रहा है 60। यानी कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और कंटिन्यूअसली ग्रोथ करने की बात करता है, तो परफॉर्मेंस को ग्रो करने की बात कर रहा है, तो बिल्कुल बात भी सही है और ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है ना? क्लियर है चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मीन्स द टेंडेंसी ऑफ द सुपरवाइजर द रेट ऑफ सबॉर्डिनेट लोअर देन हीज परफॉर्मेंस। यानी कि निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ है कि एक सुपरवाइजर अपने सबऑर्डिनेट्स को उसके परफॉर्मेंस से कम रेट पर आंकता है या कम रेट करता है? अच्छा, यहां पर ये हॉर्न इफेक्ट, होलो इफेक्ट, सेंट्रल टेंडेंसी और पॉइंटिंग टेंडेंसी है क्या? सबसे पहले ये समझते हैं। देखो, हॉर्न इफेक्ट क्या होता है? अच्छा, कितनी बार ऐसा होता है ना, किसी इंसान के प्रति हमने कुछ नेगेटिविटी देख ली, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल के लिए सिंपल सा, सबसे ज्यादा कपड़े में जजमेंट होती है, सबसे ज्यादा तो मैं कपड़े जजमेंट लेके चलता हूँ। किसी इंसान को ना आपने देख लिया, बड़ा गंदा संदा पहने हुए, एकदम बेकार सा, ठीक है ना, जस्ट लगेगा कि यार वो भिखमंगा टाइप का, ठीक है ना, भिखारी टाइप का, आपने देख लिया उसको पहने हुए। अब आपने देख लिया, इसको अच्छे से पहचान भी लिया, अगले दिन वो आदमी आपको सूट बूट में या फिर नॉर्मल दिखेगा, दिमाग में क्या फील जाएगा? एक सारा भिखारी कहीं से मिल गया होगा। फिर जाएगा रोड में चलता हुआ, अगर मान लो आपके सामने से आ रहा हो और ठीक ठाक पहना हो, इस बार जरूरी नहीं मांग रहा हो, अच्छा दिख पहना हो, तो दिमाग में क्या फील जाएगा? एक साला भिखारी किसी को मिल गया होगा, पहन रहा होगा। वो रियलिटी में है क्या नहीं है हमें नहीं पता, बट फील वही जाती है ना, जाती कि नहीं जाती है? या फिर किसी के प्रति अगर आपके दिमाग में, माइंड में नेगेटिविटी इमेज आ गई है किसी एक बार, तो बार बार वो हम उसी नेगेटिविटी के आधार पर सामने वाले को जज करते हैं। दिस इज कॉल्ड हॉरन इफेक्ट। होलो इफेक्ट क्या है? पॉजिटिविटी को दिखलाता है, ये नेगेटिविटी के लिए है, ठीक है ना, ये नेगेटिविटी के लिए है और ये पॉजिटिविटी के लिए है। मतलब ये कितनी बार ऐसा होता है ना कि अगर आप कहीं पर गए हैं और सामने वाला कोई सूट बूट टाई वाई एकदम बढ़िया से लगा करके एकदम खड़ा हो, मान लो आप स्कूल कॉलेजेस में ही जा रहे हैं और सामने मिले, तो आपको पक्का लगेगा साला ये कहीं ना कहीं प्रोफेसर वगैरह ही होगा। फील आता ही नहीं आता है, बिकॉज ऑफ आपको देख करके ही वो फील आ गया, यार ये बंदा तो है, भले वो कुछ भी हो, डजेंट मैटर, लेकिन आपके दिमाग में एक इमेज आ गई। तो होलो इफेक्ट और हॉरन इफेक्ट इसी में काम करता है कि सामने वाले को देख करके आप उसके हुलिये, उसके स्टाइल, उसकी एनर्जी, उसका जो बिहेवियर है, उसको देख करके आप एक इमेज क्रिएट करते हो और उसके आधार पर फ्यूचर में भी आप वैसे ही उसके साथ में बिहेव करते हो। तो अगर आपने गलत बिहेवियर, उसके नेगेटिव अगर इमेज बनाया है, देन हॉरन इफेक्ट। अगर पॉजिटिव इमेज बनाया है, देन होलो इफेक्ट। सेंट्रल टेंडेंसी, किसी भी चीज का बीच पॉइंट निकालना। पॉइंटिंग टेंडेंसी, मतलब किसी भी चीज को पहले पॉइंट बना लेना, उसके फिर सराउंडिंग घूमते रहना। ठीक है। यहां पर क्या है, हमने बात की कि हम टेंडेंसी की बात कर रहे हैं, वैसा टेंडेंसी जो उसको कम रेट पर आंकता है, लोअर आंकता है। लोअर किस में आएगा? मतलब नेगेटिविटी आप जा रहे हो उसके ऊपर में। दिस इज कॉल्ड हॉरन इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड हॉरन इफेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना, बड़े काम का चीज है ये। नेक्स्ट, चलिए बढ़िया से बताइए। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे देन फिर इसके आंसर देंगे, ठीक है ना? बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। सरमन जो एक सेल्समैन है, ने अपने सेल्स टारगेट 10 दिन पहले ही हासिल कर लिया। क्या है यहाँ पर कि सरमन जो है वो एक सेल्समैन है, तो सेल्स मैनेजर अचीव ही सेल्स टारगेट इन 10 डे इन एडवांस, यानी कि 10 दिन पहले ही अपना उसने जो सेल का टारगेट है वो पूरा कर लिया है। इस उपलब्धि को नोटिस बोर्ड पर दिखाया गया है और कंपनी के सीईओ ने उन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए सर्टिफिकेट भी दिया। अब यहां पर ध्यान समझिए, क्वेश्चन क्या है कि
10 दिन पहले उसने अपना टारगेट पूरा किया, दैट्स वाई उसको अचीवमेंट में डिस्प्ले किया गया। डिस्प्ले क्यों किया गया? ताकि बाकी एम्प्लॉयज को दिखा सके हम, ठीक है ना। और डिस्प्ले नोटिस बोर्ड में डाला गया, और सीईओ जो है कंपनी का, वो बेस्ट सर्टिफिकेट अवार्ड भी इसको दे रहा है कि कंपनी का बेस्ट परफॉर्मर है भैया ये, वो अवार्ड दिए बाकी लोगों को दिखाने के लिए। ये किस टाइप की चीजें क्रिएट कर रहा है, क्वेश्चन में ये है। तो ये क्या है, ये क्या है? यहाँ पर जो नेम द इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया गया है सरमन को, सरमन को यहाँ पर पैसे नहीं मिले, ध्यान से सुनना। सरमन को किसी तरह कोई पैसा नहीं मिला, सरमन को क्या मिला है यहाँ पर? वाही। नोटिस बोर्ड में लगाया, बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया, मतलब चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है मुझे। सिंपल सी बात समझियो, हम उसे क्या कर रहे हैं? चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। रिकॉग्नाइजेशन। जॉब सिक्योरिटी तो कोई मतलब ही नहीं है, बोनस तो दिया नहीं है, प्रमोशन दिया नहीं है, बस हमने उसको वाही दी है, चने के झाड़ पे चढ़ाया। एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए, चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। कैसे भैया? कि भाई देखो तुम्हारा नोटिस बोर्ड में दिखला रहे थे तो, अरे क्या बात है, आज तुम तो फेमस हो गए, है ना। कभी कभी कितनी बार बचपन में जब स्कूल्स में पढ़ा करते थे आप लोग, तो आपको याद होगा, अच्छे मार्क्स लेके आओ और अच्छी चीजें लेके आओ, नोटिस बोर्ड में फोटो के साथ आता था। नहीं, दिख करके एकदम सीना चौड़ा, अरे साला कहना नहीं है, वो वाली फीलिंग आती थी। दैट्स इट, वही चीजें हैं ये, ठीक है। तो रियल लाइफ में भी होती हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आ, ओके, लिस्ट मैच आउट करना है। चलिए जल्दी जल्दी मैच आउट कीजिए। फ्रिंज बेनिफिट्स, प्रिक्विसाइट्स और क्लेम्स, कौन कौन किस में आएगा? अगर इसकी बात करूं तो इस वजह इसमें कैंटीन, यूनिफॉर्म, एक्सीडेंट रिलीफ, ये मिल जाएगा हमें। वन कट टू किसी में क्या? अच्छा, ए कट टू दो जगह है, ठीक है। इसमें क्या आएगा हमारे पास? इसमें अगर बात करूं एक्स्ट्रा जो बेनिफिट देते हैं, जैसे कंपनी का कार हो गया, क्लब मेंबरशिप हो गया, पेड हॉलीडे मिल गया, हमें कहीं ना कहीं घूमने के लिए मिल गया कुछ चीजें, फर्निश हाउस वगैरह मिल गया, घर वगैरह रहने को मिल गया, ये चीजें अच्छी मिल जाए। बी थ्री, ये बी नंबर। फ्रीक्वेंट साइट्स में जहां पर सुविधाएं मिलती हैं, टेलीफोन हो गया, मोबाइल अलावेंस हो गया, इंटरनेट अलावेंस हो गया, हमारे पास मल्टीमीडिया अलावेंस हो गया, बहुत तरह की मीडिया अलावेंस होती है, वो सब मिल जाए, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म जो कि यूज किया जाता है फॉर डिस्क्राइबिंग द पेमेंट ऑफ अ स्पेशल कंपनसेशन यूजुअली टाइड टू परफॉर्मेंस? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमतौर पर परफॉर्मेंस से जुड़े विशेष मुआवजे के भुगतान का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ध्यान से देखिएगा, विशेष मुआवजे जो कि आपके परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? मतलब ये आपने अच्छा काम किया तो हम आपको क्या देते हैं। देखो बोलने का स्टाइल देखने में लग रहा है कि नेगेटिव है, क्या है कि भैया हमने आपको कंपनसेशन दिया है स्पेशल आपकी परफॉर्मेंस पर, मतलब हमने आपको इंसेंटिव दिया है, बोनस दिया है भाई, ठीक है ना। टोन नेगेटिव टाइप का लग रहा है, नहीं लग रहा है कि भाई आमतौर पर परफॉर्मेंस से जुड़े विशेष मुआवजे दिए जा रहे हैं, मुआवजे दिए जा रहे हैं, क्या ये नहीं बोल रहा है कि अच्छा दिया है, तो मुआवजे दिया है, मतलब जो आपका जो माइंड सेट है ना, वो नेगेटिव बनाया गया है, सिनेरियो जो है वो नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ आप यहाँ पर ना कुछ उल्टा सोचो यहाँ पर, कि ना ओवर टाइम आपको करवा दिया गया, टैक्सेस ले लिया गया, ठीक ना, आप कुछ ऐसा सोचो, दिमाग में फील आई आ रही है ना फिर वैसे। तो बिल्कुल ये सब वर्ड्स जो है ना, ये सब वैसे वर्ड्स बनाए जाते हैं। आपको पेमेंट एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, बोनस दिया जा रहा है, ये भी तो एक तरह का कंपनसेशन ही है ना, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ दीज इंसेंटिव्स मेथड जो कि एम्प्लॉइज अर्न अ शेयर ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट which is normally calculated as a percentage of local profit? क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। इनमें से किस इंसेंटिव के तरीके में, मतलब एक इंसेंटिव का तरीका है जिसमें कर्मचारी को कंपनी के मुनाफे जो मुनाफे होंगे उसमें हिस्से मिलते हैं, क्या मिलते हैं? कंपनी ने जितना कमाया उसका हिस्सा मिलेगा, लेकिन ये हिस्सा आमतौर तक लोकल मुनाफे के प्रतिशत के रूप में होता है। मतलब ये कि मान लो इतने बड़े मार्केट में मेरा बिजनेस चल रहा है फॉर एग्जांपल के लिए, इस बिजनेस में यहाँ का जो मैनेजर होगा वो जितना सेल करके लाएगा, जितना प्रॉफिट होगा, हम उसका उसको कमीशन देंगे। हमने क्या बोला कि ये पूरा बाजार है मेरा, यहाँ पर ए संभालता है इस मार्केट को बी संभालता है,
तो जिस मार्केट में जितना सेल होगा उस मार्केट का कमीशन ए को मिलेगा, बी को मिलेगा, एक तरह से इंसेंटिव्स मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है क्वेश्चन में? इसको क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ। इसको प्रॉफिट शेयरिंग बोलते हैं, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग की बात ही हो रही है। बस ये प्रॉफिट शेयरिंग आपके लोकल एरिया पर डिपेंडिंग रखता है, ठीक है तो प्रॉफिट शेयरिंग है लेकिन ना, राइट। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ इंसेंटिव पेमेंट्स। अगर हमें इंसेंटिव पेमेंट करते हैं तो उसके क्या फायदे होते हैं? ABCD 4 ऑप्शन है, जल्दी से चूज कीजिए। नई मशीन लाने में आसानी होती है। इंसेंटिव से मशीन लाने का इंट्रोड्यूस न्यू मशीन को इंट्रोड्यूस करने का इंसेंटिव से क्या ही का लेना देना? इंसेंटिव में तो एम्प्लॉइज को देते हैं, कंपनी के थोड़ी होता है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, अपने इक्विपमेंट का बेटर यूटिलाइजेशन होता है। ये क्वेश्चन ही मुझे डाउट लग रहा है, ये क्वेश्चन ही गलत है यार, क्योंकि ऊपर में इंसेंटिव्स के बारे में है और नीचे मशीन के बारे में है, मतलब रिसोर्सेज के बारे में है। ये क्वेश्चंस को फिलहाल स्किप कर देते हैं हम लोग, ठीक है, ये क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, फिलहाल इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। दो स्टेटमेंट है, चलिए जल्दी से बताइए। जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्राइजल आर नॉट द सेम। बोला जा रहा है ये क्लोजली रिलेटेड तो है लेकिन दोनों सेम नहीं है। जॉब इवैल्यूएशन और परफॉर्मेंस अप्राइजल सेम नहीं है, क्या ये सही है या गलत है? जल्दी से बताइए। देखो है तो सही। जॉब इवैल्यूएशन में किस काम में कितनी कठिनाइयां हैं, कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा हम बना सकते हैं, या फिर आपको कितनी सैलरी देनी चाहिए, ये सब की गणनाएं होती हैं। परफॉर्मेंस अप्राइजल में जॉब इवैल्यूएशन काम से पहले हो जाता है, परफॉर्मेंस अप्राइजल आपके काम के बाद होता है। तो दोनों में तो काम में ही है लेकिन एक पहले और एक बाद में हो रहा है, तो जुड़ा हुआ तो काम से है लेकिन सेम नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई शक नहीं है हमारा। द पर्पस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन टू फिक्स द रेमोरेशन एंड अदर रिलेवेंट बेनिफिट्स। जॉब इवोल्यूशन इसलिए करते हैं ताकि कितनी आपको पेमेंट देनी है और उसके अलावा क्या एडिशनल चीजें आपको देनी है। अब किसी काम में आपको डिसीजन पावर भी देना है तो वो भी देखना पड़ेगा, कितना पैसा देना है वो तो देखना ही देखना है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, ओके मैचिंग करना है, ABCDE, ओके 5 मैच आउट करना है, चलिए जल्दी से बताइए। पे फॉर टाइम नॉट वर्क, टाइम के आधार पर पे करना, वर्क के आधार पर नहीं। सर्विस एंड प्रिक्वेसाइट्स देना, ठीक ना। प्रोटेस्ट प्रोग्राम देखना, प्रोटेक्शन प्रोग्राम देखना, इंसेंटिव पे करना और डेफर्ड पे करना। चलिए जल्दी से बताइए किस में आएगा, जल्दी जल्दी। तो जल्दी से बताओ, चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे। देखो, पे फॉर टाइम नॉट फॉर वर्क, आपके काम के आधार पर नहीं, आपके टाइम के आधार पर हम आपको पेमेंट करते हैं, ठीक है ना। हम आपके वर्क पे आधार पर नहीं, हम आपके टाइम के आधार पर करते हैं। क्या आएगा? सीक लीव, लीव से यहाँ मतलब नहीं है। लोअर कॉस्ट की बात हो रही है कि जो लोअर कॉस्ट मील हो जाएगा, यहाँ से खाने पीने की बात हो गई तो इसको छोड़ दीजिए। पेंशन की बात हो रही है, पेंशन इसमें से कोई दिख नहीं रहा है हमें। स्टॉक ऑप्शंस और सेविंग प्लान, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये टाइम पर काम करने की बात हो रही है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं स्टॉक ऑप्शंस की बात ये कर रहा है, ठीक है ना। पहला पॉइंट।
दूसरा क्या है, सर्विस एंड प्रिक्वेसाइट्स। आपको जो सर्विस और प्रिक्वेसाइट्स दिए जा रहे हैं, जो सर्विस और प्रिक्वेसाइट्स दिए जा रहे हैं, ये किस चीज का पालन होता है? क्योंकि सर्विस और प्रिक्वेसाइट्स यानी कि बेनिफिट्स की बात हो रही है, तो आपको आपके सर्विस में क्या क्या प्लानिंग्स मिलने वाली है, मतलब सर्विस के बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे उसकी बात कर रहे हैं। हम प्रोटेक्शंस की बात करें, प्रोटेक्शन किस में आता है? पेंशन में आता है। पेंशन फ्यूचर प्लानिंग के लिए करते हैं कि आप जब रिटायर्ड हो जाएंगे तब आपको मिलने वाला पेंशन पर ध्यान देंगे हम लोग। इंसेंटिव प्लान की बात हो रही है। इंसेंटिव कैसे होता है? तो भैया कि आपने अच्छा काम किया है तो आपको जो खाना है वो सस्ते दाम पर मिलेगा, जो कैंटीन है आप वहां पर सस्ते में खाना खा सकते हैं, तो ये एक तरह से लोअर कॉस्ट बिल हो जाएगा। डेफर्ड पे यानी कि हम एक तरह कहीं ना कहीं हो सकते हैं, जो बीमार थे, हम सीक लीव पर थे, बीमार हैं तो सीक लीव के लिए पेमेंट मिला है आपको। ठीक है ना? ए नंबर क्लियर है यहाँ पर? चलो बहुत बढ़िया। आगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक दो तीन चार, चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, जल्दी से चूज करके बताइए विच वन इज करेक्ट। जल्दी जल्दी चूज करो। परफॉर्मेंस अप्राइजल इज अ सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस। जो परफॉर्मेंस अप्राइजल है वो कर्मचारियों के प्रदर्शन का एक व्यवस्थित मूल्यांकन का तरीका होता है। बिल्कुल, आपके परफॉर्मेंस को अगर मुझे जांचना है तो एक सिस्टमैटिक तरीका होगा, तभी हमें पता चलेगा आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, है ना? उसके बगैर पता नहीं चलेगा। इट हेल्प, ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स। बिल्कुल, परफॉर्मेंस अप्राइजल से हमें ये पता चलता है कि आपको कितनी ट्रेनिंग और कितनी नीड है। मतलब अगर एक हमने स्टैंडर्ड बनाया है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप टेस्ट दे रहे हैं और अगर उसमें 80% से अगर आपका स्कोर कम आता है, इसका मतलब कुछ तो कमी है। तो वो कमी को अगर हमने ढूंढा और उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई किया और आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देंगे, तब तो आप 80% तक पहुंचोगे ना। तो ये भी बिल्कुल सही है हमारा। तो वन भी बिल्कुल सही है और टू भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, फिर क्या है नेट? इट इज ए कंसर्न ओनली द सैलरी फ्लेक्सेशन। बोला केवल सैलरी के लिए होता है? नहीं भैया, अभी हमने ट्रेनिंग मैनेजमेंट की बात की है, तो ओनली सैलरी के लिए कैसे हो सकता है? प्रोवाइड करना फीडबैक टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को फीडबैक भी देने में काम आता है कि देखो तुम ये गलती कर रहे हो, देखो तुम ये ठीक कर रहे हो, तुम चीजें कहाँ पर बेटर करनी है, ये फीडबैक में भी बहुत काम आएगा। बिल्कुल सही बात है ना? कमेंट करके आप लोग भी बताओ, मजा आ रहा है पढ़ने में ना? ये फीडबैक हुआ आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मैच आउट कीजिए जल्दी से। ग्राफिक रेटिंग स्केल, रैंकिंग मेथड, बार्स मेथड और हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी कि एमबीओ, उनके फीचर्स से मैच आउट कीजिए जल्दी जल्दी। ग्राफ रेटिंग की बात करूं तो किसमें आएगा? चूंकि रेटिंग है इसका मतलब हम रैंकिंग एम्प्लॉइज फ्रॉम द बेस्ट टू वर्स्ट। देखो ध्यान से देखो, जब भी आप रेटिंग की बात करते हो तो रेटिंग में कहां से जाता है? बेस्ट से लेकर के वर्स्ट की ओर जाते हैं, तब समझ लो सिंपल सी हम ग्राफ रेटिंग की बात कर रहे हैं। ठीक ना? हम्म, ठीक है। रैंकिंग की बात करें, रैंकिंग क्या है? जहां पर हम नंबरिकल स्किल्स बनाते हैं, रैंकिंग दे रहे हैं, मतलब आप रैंक वन में है, आप टू में, आप थ्री में है, तो हम रैंकिंग बना रहे हैं, आपको रेटिंग दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रैंकिंग, यानी कि नंबरिकल माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। बास कहाँ चला जाएगा? ये बेसिकली अप्राइजल बेस्ड काम करता है, आपके परफॉर्मेंस को, आपके गोल को, आपके परफॉर्मेंस के, आपके परफॉर्मेंस के आधार पर, आपके अप्राइजल के आधार पर देखता है। और एमबीओ ये बिहेवियर बेस्ड इवैल्यूएशन है। ए नंबर। ठीक है, नहीं बार्स बिहेवियर बेस होता है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा हम्म आपका जो बार्स होगा वो बिहेवियर पर होगा, एंड देन मैनेजमेंट एमबीओ भाई ये अप्राइजल पर चला जाएगा, तो सॉरी ये इस पे चला जाएगा, तो सी नंबर, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। बार्स में बिहेवियर ओरिएंटेड आता है, अभी मुझे लगा एमबीओ में बिहेवियर तो होता नहीं है भाई। एमबीओ एक ऐसा हो सकता है जो गोल अचीवमेंट्स पर आपका अप्राइजल बना सकता है, ये गोल ओरिएंटेड होता है, क्योंकि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब एक एम्प्लॉइज की खुद से सेटअप करना कि भाई कितनी हमें गोल रीड है, हम क्या क्या कर सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए, दैट्स वाई गोल बेस्ड अचीवमेंट्स अप्राइजल। ठीक है ना? नेक्स्ट, सेल्फ अप्राइजल, पीयर अप्राइजल,
सुपरवाइजर अप्राइजल या अपवर्ड अप्राइजल? चलो जल्दी से बताओ। सेल्फ अप्राइजल का मतलब क्या होगा? जहां पर हमारे सेम पीयर टू पीयर वाले जो होंगे ना, या फिर जो अब क्या बोल सकते हैं, जो आपस वाले लोग होते हैं, वो चीजों को चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है ना? यानी कि जो हमारे आप बोल सकते हैं जो मैनेजर्स होते हैं या फिर जो हमारे जूनियर्स होते हैं, वो खुद से चीजों को चेक करते हैं। तो सेल्फ अप्राइजल बेसिकली सबऑर्डिनेट इवेलुएट मैनेजर्स, जहां पर सबऑर्डिनेट इवेलुएट करते हैं मैनेजर्स को। पीयर अप्राइजल जहां पर सेम पीयर के, मतलब एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को चेकआउट करेगा, यानी कि एम्प्लॉय खुद से चेकआउट कर रहे हैं। ठीक है? तो वन का डी और टू का सी। ओके, डी नंबर आ गया हमारा आंसर। थ्री का अगर बात करूं तो यहाँ पर क्या है, सुपीरियर की बात करूं तो सुपीरियर जो ऊपर वाला, जो सुपीरियर कौन बनेगा तब हमारा, जो को वर्कर होगा हमारा, वही सुपीरियर हमारे लिए बनेगा। अपवर्ड यानी कि जो ऊपर, यानी कि इमीडिएट जो हमारा बॉस होगा वो हमें देखेगा। अपवर्ड यानी कि हमारे ऊपर वाला जो इमीडिएट बॉस होगा। केवल अपवर्ड से भी आप चीजों को चेकआउट कर सकते हैं, फोर का बी। राइट। बहुत अच्छे। सुबह 7:45 में बोलना नहीं है भाई, हाँ बिल्कुल, एकदम सही बोला। सुबह 7:45 पे डेली। डेली वीक में 3 दिन पेपर वन, 3 दिन कॉमर्स, तो तीनों याद रखना। ठीक है? तो आपके लिए डेली है, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए डेली है सुबह सुबह। सेशन और रीजंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टाइप। परफॉर्मेंस अप्राइजल इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। परफॉर्मेंस अप्राइजल कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, मैंने अभी समझाया था कुछ देर पहले। 50,000, 55,000, 60,000 जो सैलरी बढ़ते रहती है आपकी, टारगेट बढ़ते रहती है। राइट? तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मस्ट बी रिव्यूड। हम रिव्यू करते हैं जो उन्होंने प्रीवियसली काम किया और उसको इम्प्रूव करते हैं, यानी कि सुधार के लिए कर्मचारी के प्रदर्शन को समय समय पर समीक्षा की जाती है। और जो पहले आपने करके रखा है उसको समीक्षा कब करेंगे? जो पहले किया हुआ है उसको। तो बिल्कुल सही बात है, दैट्स वाई ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। दैट्स वाई ये कॉन्टिन्यूअस है ना? नेक्स्ट अगेन असेसन और रीजंस। हेलो इफेक्ट अभी समझाया था, जहां पर हम सामने वाले के पॉजिटिव चीजों को देखते हैं। देखो, हॉर्न इफेक्ट जहां पर नेगेटिव, तो पॉजिटिव देखते हैं। तो हेलो इफेक्ट रिड्यूस करता है ऑब्जेक्टिविटी इन द परफॉर्मेंस अप्राइजल, यानी कि हेलो इफेक्ट परफॉर्मेंस अप्राइजल की ऑब्जेक्टिविटी को कम कर देता है। क्या ये सही है? सोच लिया भाई, अच्छा करता है तो परफॉर्मेंस अप्राइजल उसकी काम ही खत्म किया भाई, वो पता है अच्छा करेगा, तुम अच्छे करते हो यार, हमें पता है। तो क्या देखना, तुम अच्छा ही करोगे। क्लास का टॉपर है, ठीक ना? कितनी बार ऐसा होता था ना कि ये आप मान लो 8 में, 9 में, 10 में आप स्कूल से पढ़ रहे हैं। 8 में या फिर मान लो 6 से आप पढ़ रहे हो, 6 से लेकर 10 तक ऑलमोस्ट सब बच्चे एक ही जैसे रहते हैं। 6 में किसी क्लास में ना एक बच्चा टॉप किया तीनों एग्जाम्स में। ठीक ना? तीन तीन एग्जाम्स होते थे ना, तीनों में टॉप कर लिया। 7 में गया, फिर से वही बच्चा टॉप किया। आपका दोस्त ही है मान लेता हूँ, या आप ही है मान लेता हूँ। 8 में पहुंचा, फिर टॉप किया। 9 में टीचर ने बोला इस बार भाई जो टॉपर है वो है, तो दिमाग में क्लिक नहीं करता है, साला वही होगा, हर बार तो वही टॉप करता है। तो अब जरूरत ही नहीं है करने का हेलो इफेक्ट, क्योंकि दिमाग में पहले से बैठा हुआ है, अरे सारा यही होगा, हटाओ, टॉप इसी को करने का लक्षण लग गया है। नहीं होता है, बैठ जाता है इमेज हमारे लिए। वो चीज हो गया। रीजंस क्या है? एवेल्युएटर अलाउड टू वन ट्रियर टू इन्फ्लुएंस ओवरऑल इवल्यूशन, यानी कि मूल्यांकन करता एक विशेषता के रूप में मूल्यांकन को प्रभावित कर देता है। जैसे कि मैंने कहा कि हर बार वो कर देता है, तो प्रॉपर एग्जांपल्स भी दे दे रहा हूं। मैंने बोला और यहाँ लिखा हुआ भी है, तो परफेक्ट एग्जाम्पल भी है और एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये तो हुए हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त। दोस्तों कितने स्कोर्स किए कमेंट करके जरूर बताओ। और बुक्स चूंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ लिमिटेड है, तो जिनको भी ऑर्डर करना है कर लेना, तो ये फिर खत्म हो जाएगी तो फिर बाद में मत बोलना दोस्त। ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिन्होंने क्लासेस स्टार्ट नहीं, क्लासेस जाके फटाफट स्टार्ट करो, क्योंकि पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। 29 मार्च को आपका एग्जाम होने को है और समय कम है। तो वैसे बच्चे जो डेली 4 से 5 घंटे, देखो एक सिंपल सी बात, जो बच्चे डेली 4 से 5 घंटा पढ़ सकते हैं सिर्फ वही इसको एनरोल करना। वैसे बच्चे जो 2 से 3 घंटे स्टडी कर सकते हैं या फिर उससे भी कम, 1-2 घंटे वाले बच्चे, मैं बोलूंगा भाई आप छोड़ देना, मत मत पढ़ो, क्या दिमाग लगाना। 4-5 घंटे वाले बच्चे ही ज्वाइन करें कृपया करके, ताकि हमें भी अच्छा लगे, ताकि हमें भी रिजल्ट मिले, तो हमें भी उस चीज में खुशी हो। राइट? तो चलो, अच्छे से जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया फटाफट जाओ ज्वाइन करो। कोई इश्यूज हो तो ऑफिस का हमने व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, आप सिंपली उसमें मैसेज करके या कॉल करके अपनी क्वारीज दूर कर लेना। ठीक है?
मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों को राधे राधे।